नमस्कार दोस्तों, 2 नवंबर साल 1917 ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा जिसमें उसने पैलेस्टाइन की जमीन पर जूइश को बसाने का प्रस्ताव रखा, जो आगे चलकर विवाद का कारण बनने वाला था। और आज 100 साल बाद भी ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस समय यह फैसला लिया गया था उस समय 90% से ज्यादा लोग नॉन जूविश थे, लेकिन जूविश के विस्थापन के 31 साल बाद ही वहां आधे से भी कम लोग रह गए। जब एक फॉर्मर इजरायली सोल्जर से पूछा गया कि उसने कितने लोगों को मारा है, तो वो हंसकर कहने लगा, לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. תראה, יריתי, נלחמתי כולם. לא יכול לספור. अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक कितने बेगुनाह मारे गए होंगे। खैर, तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो कहानी जिसमें ब्रिटिश के एक प्रॉमिस ने पैलेस्टाइन की बर्बादी और इजराइल के नए स्टेट बनने का रास्ता तैयार किया था। But it was the rising tension in Palestine that held world attention. Partition had brought a new flare-up in the strife between Arab and Jew. Tonight, breaking news, the extraordinary images coming in right now from Gaza, the massive assault in the air. Tensions between Hamas and Israel exploded on a major Jewish holiday. The Israeli-Palestinian conflict began in the wake of the devastating violence of World War II. तो चलिए एक आम से सवाल से शुरुआत करते हैं कि आखिर ब्रिटिश दूसरे देशों के मामले में टांग क्यों अड़ाता है, जिसका सिंपल सा जवाब है हुकूमत, जो किसी नशे से कम नहीं होता। ये वर्ल्ड वॉर 1 का समय था जब ब्रिटिश ने ढेर सारे वादे किए थे, जिनमें से एक था पैलेस्टाइन में जूविश के लिए उनका खुद का एक देश बनाना और उन अरब लीडर्स को सपोर्ट करना जो ब्रिटिश के दुश्मन ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ खड़े हो रहे थे। अरबों ने उनकी बात मानी और अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। इस घटना पर एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। तो हुआ यूं कि बैल्फोर के लेटर लिखने के 1 महीने बाद ब्रिटिश ट्रूप्स ने 400 साल पुराने ऑटोमन एम्पायर को हराकर पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया। वहां रहने वाले सारे अरबों में ज्यादातर मुस्लिम थे, पर कुछ क्रिश्चियन और जूविश माइनॉरिटीज भी थी और बहुत थोड़ी संख्या में यूरोपियन जूविश भी थे, जिन्होंने 18वीं सदी के अंत तक वहां कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। वो एक ऐसा दौर था जब यूरोप में हो रहे उत्पीड़न से डरे हुए जूविश को पैलेस्टाइन में पनाह लेना सुरक्षित महसूस हुआ और पैलेस्टाइन में जूविश की मौजूदगी को ज़ायनिज़्म कहा जाने लगा। लेकिन ये एक सीमांत आंदोलन बनकर रह गया यूरोपियन जूविश के बीच। पर यूरोपियन जूविश का एक ऐसा अनुमान भी था जिन्हें लगता था कि जीनोसाइड के डर से उन्हें अपना देश नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन ज़ायोनीवादी ने एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में उसी दौरान 1896 में थियोडोर हेर्ज़ल नाम के एक ऑस्ट्रियन जूविश ने डेर जुडेनस्टाट नाम से एक बुक पब्लिश किया, जिसका इंग्लिश नाम द जूविश स्टेट यानी यहूदियों का देश था। एंड दिस गाय इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन दिस स्टोरी। इस बुक में उसने लिखा था कि यूरोप में होने वाले बहिष्कार से बचने के लिए जूविश को न सिर्फ यूरोप छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना खुद का एक देश बनाना चाहिए। बुक लिखने के अगले साल ही उसने स्विट्जरलैंड के बेसल में जूविश की एक समिति बुलाई, जिसमें शामिल होने वाले सारे जूविश इस बात पर एक मत हुए कि उन्हें पैलेस्टाइन में अपनी रिहाइश का परमानेंट इंतजाम करना होगा और पैलेस्टाइन को अपना खुद का देश बनाना होगा। और इस फैसले के बाद ज़ायोनिज़्म मूवमेंट में तेजी आ गई। जूविश पैलेस्टाइन की धरती में अपना घर बनाने और कल कारखाने लगाने के लिए फंड्स जुटाने लगे। अपने निजी मामलों की सुनवाई के लिए दूसरे देशों से प्रतिनिधि बुलाने लगे और इस तरह एक पराई जमीन पर अपना दबदबा बनाने की शुरुआत हो गई। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिनों बाद ही हेर्ज़ल ने अपनी डायरी में ये सारी बातें लिखी थी और ठीक 1 साल बाद उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि ज़ायनिज़्म मूवमेंट का हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल माना जाता है, जो पैलेस्टाइन में आने वाले वक्त और घटनाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस मूवमेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का भरपूर सपोर्ट मिला। अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने इस बीज को बोया था
वो उसमें खाद और पानी भी तो डालेंगे, लेकिन कभी कभी इस सपोर्ट का कारण कुछ अजीबोगरीब होता था। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज, जो एक क्रिश्चियन था, उसका विश्वास था कि जूइश को पैलेस्टाइन में बसाने से जीसस क्राइस्ट धरती पर वापस आ जाएंगे। वहीं बैलफोर का मानना था कि जूइश को यूरोप से निकालकर दूसरी जगह विस्थापित करना एक नेक काम है। खैर, ये तो उनकी सोच थी, पैलेस्टीनियंस के लिए बुरी साबित हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं। हेर्जी काफी दुरंदेश था। उसे पता था कि अभी जो लोग जूइश का विरोध कर रहे हैं, कल वही उनके दोस्त बन जाएंगे, और ये बात उसने अपनी बुक में भी लिखी थी। इसी बात को पुख्ता करने के लिए ज़ायनिस्ट ने ब्रिटिश को भरोसा दिलाया कि उनका नया देश हमेशा अपने रहनुमाओं यानी ब्रिटिश का साथ देगा, और तभी से जूइश विरोधी भावना रखने वाले यूरोपियन और ज़ायनिस्ट के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई, और सबने मिलकर बैलफोर के प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर ब्रिटिश ने ये सारा खेल खेला कैसे? तो चलिए जवाब ढूंढने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ चलते हैं। जब वॉर के बाद जीतने वाले देशों की बैठक हुई, जिसमें हारे हुए देशों के कब्जे को लेकर फैसला होना था। सिंपल भाषा में कहें तो उन्हें आपस में मिल बैठकर ये फैसला करना था कि कौन से देश की जमीन या रिसोर्सेज को कौन हथियाएगा, और इस बंदर बाट का नाम दिया गया मैंडेट सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर 2 बड़े एम्पायर थे, एक था जर्मनी और दूसरा ऑटोमन के कंट्रोल में आने वाले सारे देश जो अब आजाद हो चुके थे। ब्रिटिश को पैलेस्टाइन के भाग्य का फैसला करना था, यानी उसे किसके हवाले करना है, ये अधिकार अब ब्रिटिश के हाथ में आ चुका था, और उसने उसका फायदा भी उठाया। बिना पैलेस्टीनियन से उनकी राय जाने कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं या आजादी उनके लिए क्या मायने रखती है, उन पर एक तरह से जूइश को थोप दिया गया। लेकिन जूइश पीपल से पैलेस्टाइन के बारे में राय जरूर ली गई, और उन्होंने भी पैलेस्टाइन को अपना शेल्टर मान लिया। इस तरह बैलफोर की चाल कामयाब हुई और विवाद की दीवार खड़ी हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ पैलेस्टाइन के बंटवारे तक नहीं रुका, उसने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा कि उन्हीं के भगाए हुए जूइश लोग किसी और की धरती पर अच्छे से जम जाए। इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट के साथ ही पैलेस्टाइन में जूइश रिफ्यूजीज की बाढ़ सी आने लगी। जूइश अपनी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए जी जान से लग गए। उन्होंने अपने खुद के स्कूल खोले, कल कारखाने लगाए, और तो और खुद ही सेना भी तैयार कर ली, जिसका नेतृत्व पोलैंड में जन्मे डेविड बेन गुरियन के हाथों में दिया, जो पैलेस्टाइन के अंदर जूइश एजेंसी का लीडर था। अब तक पैलेस्टीनियंस को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि ब्रिटेन ने उन्हें आजादी नहीं दिलाया, बल्कि दूसरे लोगों को उनके सर पर मढ़ दिया है। धीरे धीरे पैलेस्टीनियंस के अंदर विद्रोह पैदा होने लगा, और 1936 को उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सेना ने साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाई। सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, हथियार जब्त कर लिए गए, विद्रोहियों के घर जला दिए गए, और यहाँ तक कि कई बागियों को मौत की सजा भी दी गई। तब पैलेस्टीनियंस ने ब्रिटिश और जूइश आर्मीज को निशाना बनाना शुरू किया, जिसके बदले में जूइश और ब्रिटिश सेना भी पैलेस्टीनियंस के गांवों पर हमला करने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींद खुली, और उसने मामले की जांच के लिए पील कमीशन नाम से एक ग्रुप को भेजा, जिसे पूरे मामले को समझने के बाद इस विवाद का एक ही हल दिखाई दिया, और वो था 2 देशों का बंटवारा। हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर बिलीव करने वाली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आखिरकार इजराइल और पैलेस्टाइन के 2 टुकड़े कर दिए। अब क्योंकि पैलेस्टीनियन संख्या में ज्यादा थे, तो उन्हें जबरदस्ती धकेलकर पीछे हटाया गया, ताकि इजरायलीज को रहने के लिए बराबर की जगह मिल सके। अब ये सारा इंतजाम बज़ाहिर तो इस इंटेंशन से किया गया था कि वहां शांति बनी रहे, पर असल में मामला कुछ और था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती ही नहीं थी कि ये मामला सुलझे, और हुआ भी ऐसा ही। 1939 तक विद्रोह होते रहे। तब तक करीब 10% यंग मेल पैलेस्टीनियंस या तो मारे गए या घायल हो गए। कुछ को अरेस्ट कर लिया गया, तो कुछ को देश निकाला दे दिया गया। अब सारे तामझाम को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक बार फिर से सुलह कराने का ड्रामा करते हुए एक कमीशन भेजती है, जो व्हाइट पेपर नाम से एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसमें बताया जाता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए देशों का बंटवारा इसका सलूशन नहीं है, बल्कि पैलेस्टीनियंस को 10 साल के अंदर वहां रहने वाले जूइश को पूरी तरह आजादी हासिल करनी होगी, तब जाकर वहां शांति कायम हो सकेगी। इनका ये प्रस्ताव जूइश को नागवार गुजरा। फिर उन पर लैंड परचेसिंग का भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। जूइश के लिए ये सब एक धोखे जैसा था, जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई।
जिसका बदला वो लोग पैलेस्टीनियन से लेने लगे। जगह जगह बमों के विस्फोट करने लगे, जिसमें दर्जनों पैलेस्टीनियंस मारे गए। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सबका ध्यान वहां से हटकर किसी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पर था और 60 मिलियन से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसमें 6 मिलियन से ज्यादा तो जूइश थे, जिन्हें नाजी डेथ कैंप में बेदर्दी से मार दिया गया था। जो बच गए थे वो यूरोप से भागकर सीधा पैलेस्टाइन में पनाह लेने लगे। इमिग्रेशन पॉलिसी में ब्रिटिश के लगाए हुए रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद शरणार्थियों का पैलेस्टाइन में घुसना जारी रहा। जूइश लोग दो बात अच्छी तरह से जानते थे। एक तो ये कि जूइश आर्मी पैलेस्टीनियन से ज्यादा स्ट्रांग थी, दूसरा ये कि ब्रिटेन भी अब वर्ल्ड वॉर 2 झेलकर थक चुका था। इसीलिए उन्होंने ब्रिटेन के विरोध के बावजूद पैलेस्टाइन को ही अपना घर बनाने का मन बना लिया था। वक्त गुजरता रहा और पैलेस्टाइन पर जूइश कब्जे के 30 साल बाद ब्रिटिश आर्मी ने पैलेस्टाइन से जाने की घोषणा की और इस सारे फसाद को निपटाने की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन के नए कंधों पर दे दी। ये 1947 और 1948 का समय था, जो इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक नजर डालते हैं उन घटनाओं पर जो ब्रिटिश रूल के दौरान हुई थी। जूइश की संख्या 10% से बढ़कर 30% हो गई और पैलेस्टाइन की जमीन पर उनका कब्जा भी 6% तक हो चुका था। यही नहीं, बेन गुरियन की लीडरशिप में जूइश एजेंसी भी जूइश कम्युनिटी के लिए एक गवर्नमेंट की तरह काम करने लगी थी। यानी एक तरह से एक नेशन का ढांचा खड़ा होने लगा था। एक तरफ ज़ायनिस्ट सेना में हजारों सैनिक, मॉडर्न हथियार और एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स मौजूद थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में अच्छा खासा तजुर्बा हासिल कर चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ पैलेस्टीनियंस को अपनी खुद की सरकार और सेना खड़ी करने की भी इजाजत नहीं थी और इसीलिए वो लोग यूएन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद वो उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे। पर यहाँ भी उनके साथ नाइंसाफी हुई। यूएन ने अपने कुछ चहेते देशों के साथ मिलकर वोटिंग का ड्रामा किया, जिसमें 55% लैंड जूइश स्टेट को देने पर सहमति बनी। यूएन ने यह फैसला तो सुना दिया, लेकिन इसके पीछे कोई वजह नहीं बता पाया कि आखिर जिस देश में आधे से ज्यादा आबादी पैलेस्टीनियंस की है, वहां इतनी बड़ी जमीन जूइश को कैसे दी जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यूएन का यह फैसला पैलेस्टाइन समेत सारे अरब मुल्कों को नागवार गुजरा। इसके ठीक उल्टा बेन गुरियन और ज़ायनिस्ट कम्युनिटी के इस फैसले का स्वागत किया, और करते भी क्यों नहीं, आखिर यह फैसला उनके फेवर में जो हुआ था। अब उन्हें अपनी कम्युनिटी को बढ़ाने और पैलेस्टाइन की जमीन को और अच्छे से कब्जा करने का एक सुनहरा अवसर मिल गया था। जूइश इस बात को जानते थे कि उनकी मजबूत सेना आसानी से पैलेस्टाइन की धरती पर कब्जा जमा सकती है और इसके लिए पैलेस्टीनियंस को मारकर संख्या भी कम कर सकती है। आगे की कहानी कुछ यूं है कि हैफा जैसे शहरों में जूइश सेना की तरफ से जगह जगह कार बॉम्ब्स का इस्तेमाल होने लगा। वो लोग पैलेस्टीनियंस गांवों में घुसकर जबरदस्ती लोगों को खदेड़ने लगे। हैगाना की फौज ने बेलग्रेड शहर को जबरदस्ती खाली कराया और हजारों अरबों को बंधक बना लिया। पैलेस्टीनियंस से खाली कराए गए वेस्टर्न जेरूसलम के हिस्सों की जांच करने के बाद बेन गुरियन ने कहा कि इन सारे मूवमेंट्स में उस वक्त तेजी आई जब 9 अप्रैल 1948 को देर यासिन पर अटैक किया गया। यूएन के सामने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक देर यासिन ने 250 लोगों को बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया। औरतों और बच्चों को नंगा करके उनकी फोटोग्राफी ली गई और फिर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए उन्हें मार दिया गया। देर यासिन की इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया। खबर फैलते ही लोग डर कर भागने लगे कि कहीं उनके साथ भी ये सब न हो जाए। इतिहासकारों का मानना है कि उस दौरान पैलेस्टाइन के कई जगहों पर ऐसी दर्दनाक घटनाएं दर्ज हुई थी। हर बार ऐसे मामलों के बाद लोगों का पलायन होता रहा। अब बात करते हैं उस वक्त की जब इजराइल फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया। ये वो समय था जब 15 मई 1948 को इजराइल की स्थापना से एक रात पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना मैंडेट खत्म किया, लेकिन तब तक 2.5 लाख पैलेस्टीनियंस का पलायन हो चुका था। अब मैंडेट के खत्म होते ही बेन गुरियन ने हेर्जी की विशाल पोर्ट्रेट के नीचे खड़े होकर इजराइल राष्ट्र की स्थापना की और खुद को इजराइल का पहला प्रधानमंत्री घोषित किया। על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. आखिरकार 51 साल बाद हेर्जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई।
अब पूरी ज़ायनिस्ट आर्मी इकट्ठी होकर इजराइल डिफेंस फोर्स के रूप में काम करने लगी। पर ब्रिटिश के जाने के बाद भी जूइश और पैलेस्टीनियंस का झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। इधर कुछ अरब देशों के सैनिक पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए आगे आए, पर इजराइल आर्मी ज्यादा संगठित, प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस थी। यही नहीं, उन्हें कई यूरोपियन देशों का समर्थन भी मिला हुआ था। इसीलिए वो धड़ल्ले से उन इलाकों में भी घुसने लगे जो यूएन ने फिलिस्तीनियों के लिए निर्धारित किया था। लिड्डा एंड रामले शहर में घुसकर इजराइल मिलिट्रीज ने 50,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस को निकाल बाहर किया और उन्हें नंगे पांव चलने पर मजबूर किया। ये घटना इतिहास में इड्डा डेथ मैच के नाम से मशहूर हुआ। इन शहरों को खाली कराने के बाद इन्हें लॉर्ड और रमला जैसे हेब्रू नाम दिए गए और बाकी शहरों की तरह इन पर भी नए इजराइल स्टेट ने कब्जा कर लिया और यहाँ की सारी बिल्डिंग्स और घरों को जूइश के हवाले कर दिया। अब तक यूएन भी युद्ध विराम ले चुका था। इधर 3/4 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस अपने ही देश में रिफ्यूजी बन चुके थे, जिन्हें अरबी भाषा में नकबा कहा जाता था, जिसका मतलब था तबाही। बहरहाल न्यू इजराइल स्टेट अब 78% पैलेस्टीनियन जमीन पर कब्जा जमा चुका था। बाकी बचा हुआ हिस्सा जॉर्डन और इजिप्ट ने हड़प लिया था। 1 साल बाद यूएन ने रेजोल्यूशन पास करते हुए सभी पैलेस्टीनियंस को घर वापसी की इजाजत दे दी, लेकिन अब उनके पास घर ही नहीं बचा था तो लौटते कहां। यूएन ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक बार फिर से उनकी जमीन के टुकड़े किए, जिसमें पैलेस्टीनियंस को अपनी ही जमीन का छोटा सा हिस्सा मिला और हर बार सॉल्यूशन के बहाने उनका हिस्सा छोटे से छोटा किया जाने लगा। और रिजल्ट ये हुआ कि पैलेस्टाइन सिकुड़ते सिकुड़ते इतना छोटा हो गया कि अपने ही हिस्टोरिकल होमलैंड में अजनबी सा बन गया। इतना होने के बाद भी बेचारे जूइश पॉपुलेशन के मामले में अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। मामला कुछ यूं हुआ कि पैलेस्टाइन की जमीन को हड़पते हड़पते इजराइल ने 1967 में वेस्ट बैंक और गाजा पर भी कब्जा जमा लिया। अब चूंकि पैलेस्टीनियंस के पास रहने को यही एक जगह बची थी, सो इजराइलियों ने उन्हें वहां अपने अंडर में रहने की इजाजत दे दी। अब वो सारे पैलेस्टीनियंस जिनका घर बार सब कुछ पहले ही लुट चुका था, इसी गाजा पट्टी में इजराइलियों के साथ रहने पर मजबूर हो गए और इसीलिए इस एरिया में जूइश और नॉन जूइश दोनों की संख्या लगभग बराबर है। खैर, ये पैलेस्टीनियंस यहाँ रह तो सकते थे, लेकिन उनके पास न तो कोई अधिकार था, न नागरिकता थी और न ही किसी तरह की कोई आजादी थी। इजरायली उस नकबा काल की टैक्टिक्स को आज भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पैलेस्टीनियंस को घर से बाहर निकालना, उनके घर गिराना और अपनी आबादी को बसाना आम बात है। इजराइल ने पैलेस्टीनियंस से उनकी जमीन तो ले ली, पर बदले में उनके लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा अत्याचार करते रहे। इन सारी गतिविधियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय इजरायली और पैलेस्टीनियंस मानवाधिकार ने इस नीति को रंगभेद नीति का नाम दिया। तो देखा आपने कि किस तरह बैलफोर के एक लेटर ने एक हंसते खेलते राष्ट्र को तबाही की दलदल में धकेल दिया और एक ऐसे राष्ट्र को जन्म दिया जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपको पैलेस्टीनियंस के स्ट्रगल और इजराइल के बनने की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।